अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम अवाम ही का मुकदमा जो है इलेक्शन से मुतल्लिक़ है, इस पर बातचीत करेंगे। बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये तय पा गया कि 8 फरवरी 2024 को मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन होंगे। ये 90 रोज़ में इलेक्शन का केस था। 86 दिन गुजरने के बाद ये फैसला हुआ और जो फैसला हुआ वो मजीद 97 डेज के बाद इलेक्शन करवाने का फैसला हुआ है। नेशनल असम्बली 9 अगस्त को तहलील हुई थी, सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ भी उसके बाद तहलील हुई और इनमें 90 रोज़ में इलेक्शन होने थे। लेकिन अभी जो इलेक्शन होंगे वो तकरीबन 183 दिन बाद इलेक्शन होंगे। और पंजाब और KP के अगर मामलात को देखा जाए, जो असम्बलियाँ जनवरी में तहलील हुई थी तो वो 13 महीने बाद तकरीबन 390, जहाँ पे 90 दिन बाद इलेक्शन होने चाहिए थे वहाँ पे 390 दिन के बाद इलेक्शन होंगे। इस सारे मामले के अंदर मुख्तलिफ सियासी और तमाम हलकों की जानब से इसका खैर मकदम किया गया कि एटलीस्ट वो गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म हुई। जो नज़र नहीं आ रहा था कि इलेक्शन कब होंगे कैसे होंगे, तो उसकी डेट सामने आ चुकी। लेकिन ये जो आइन शिकनी हुई, इसका अजाला कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इस सिलसिले में खामोश है। और दूसरा, इस फैसले के साथ ही मीडिया को थोड़ी सी तंबीह की गई है कि इलेक्शन से मुतल्लिक शकूक व शुबहात पैदा करने वालों के खिलाफ अटॉर्नी जनरल से कहा गया है कि वो पैमरा के जरिए कार्रवाई करें। तो ये मामलात किस तरफ चलेंगे? मुख्तलिफ सियासी जमातें बिलखसूस जो PMLN या बाकी जमातें खामोश दिखाई दे रही हैं अभी तक इस सारे मामलात के ऊपर। अलबत्ता पीपल्स पार्टी ने कहा है, बिलावल भुट्टो साहब ने, कि इलेक्शन का चांद कौम को मुबारक हो। सबसे ज़्यादा मुतहरिक और पुरजोश जो है वो तहरीक इंसाफ। बेशतर कायदीन उनके अंडरग्राउंड या जेल में है, लेकिन उनके कारकुन बहुत खुश और पुरजोश दिखाई देते हैं इस अनाउंसमेंट के बाद। तो ये सारी सूरत हाल की ऊपर बातचीत करेंगे। और इस पहले हिस्से में हमें स्टूडियो में सेनेटर हमद साहब तशरीफ़ रखते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका तल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपका। और जहांगीर जदून साहब जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी रहे हैं और कानूनदान हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के ऊपर। और जदून साहब, आपकी तरफ ही आता हूं मैं। जो बुनियादी मैंने एक नुक्ता उठाया कि 90 रोज़ का केस था और जो अगर अब हम कैलकुलेशन करें तो ये 90 रोज़ नहीं, जो 9 अगस्त को तहलील हुई असम्बलियाँ, वो आलमोस्ट जो है कि वो मज़ीद एक्स्ट्रा 97 डेज़ या 93 डेज़ उनमें लगेंगे। 90 दिन के अंदर 183 डेज़ के बाद इलेक्शन होंगे। और सिमिलरली पंजाब KP के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद थे, 390 दिन के बाद हो रहे हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को देखें तो आइन शिकनी तो नज़र आ रही है। अदालत ने अगरचे इसके ऊपर फैसले में कोई ऐसी जजमेंट नहीं दी, तो आप ये क्या समझते हैं कि आगे ये मामला जाके नेक्स्ट पार्लियामेंट के सामने ये एक बड़ा सवालिया निशान तो होगा कि इसको कैसे रिजॉल्व करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब। देखें, अब कहते हैं देर आया दुरुस्त आया। अगर आप पीछे चले जाएं, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन जो है वो 90 डेज़ का कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट है और वो इलेक्शन जो है वो 90 डेज़ के अंदर होने चाहिए। और ये अब हम नहीं कहते, आइन कहता है। लेकिन पाकिस्तान की आप अगर तारीख देखें तो उसमें ऐसी बातें हुई हैं कि 90 दिन का कह के फिर वो 9 साल 11 साल गुजर गए, इलेक्शन नहीं हुए। तो इस तरह से जो पाकिस्तानी कौम है बशमूल सियासतदान, तो वो जो इस मुल्क के अंदर एक्चुअल पावरफुल लोग हैं उनसे डरे हुए हैं कि अगर ना भी कराएं तो क्या हो सकता है। क्योंकि आप माशाल्लाह देखते रहते हैं, अदालत जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी, तो सुप्रीम कोर्ट भी पीछे तारीखें देती रही हैं, ये कर दो वो कर दो। उन्होंने फिर एक जजमेंट दे दी, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो इससे फिर शकूक व शबात बहुत लोगों के जहन में आ गई कि जी पता नहीं इलेक्शन कब होंगे, होते हैं नहीं होते, ये जो निगरान है ये कितने लंबे अरसे चलेंगे। तो अगर सारे आइन को देखें तो आइन की वायलेशन तो यकीन करें बहुत ज़्यादा होती है। और अगर एक आर्टिकल से आखिर तक चले जाएँ तो बेशुमार ऐसे आर्टिकल हैं जिनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट भी वायलेशन करती है। और अब इसमें कोई आइन के अंदर देखे ना, अब बाज़ को आती है कहते हैं चलो इधर गुजर कर दो, या उसमें देखते हैं कि ऐसा मैकेनिज्म। आप प्रेसिडेंट की मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की, ये तारीख उनका देना था, वो नहीं दी। अब प्रेसिडेंट ने ओपिनियन लिया लॉ मिनिस्ट्री से, चारों लॉ मिनिस्टर निगरान है, उन्होंने कहा जी आपका तो राइट ही नहीं बनता। इलेक्शन कमीशन ने भी यही कहा। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, मैंने आगे भी मेरे हाल में बताया है कि वो
मतलब है हम अपने ओपिनियन भी देते हैं तो उसे माइंड में कोई चीज रख के देते हैं कि ये हमारी ओपिनियन है। जब भाई प्रेसिडेंट खामोश है, भाई आपको ओपिनियन लेने की जरूरत क्या है? आईने आपको अख्तियारत है, आप लगाएं जी फलानी तरीके को इलेक्शन कराएं। जो नहीं कराते तो फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन होती है तो वो फिर इलेक्शन कमीशन पकड़ाया था। इससे जदून साहब एक चीज और जो आज डिसीजन हुआ, अनाउंसमेंट भी हो गई, इसमें प्रेसिडेंट हाउस को भी, इलेक्शन कमीशन को भी, फेडरल गवर्नमेंट को भी और सूबों को भी ऑन बोर्ड लिया गया। तो अब आप समझते हैं कि जो गैर यकीनी के जो बादल थे वो छट चुके हैं और 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे। ये देखें ना आप, सबसे बड़ा इबाहम ये था कि ये सारे जो भी लोग इसकी आवाज़ उठा रहे थे, जो भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, कि जी इलेक्शन की डेट और शेड्यूल दें। डेट और शेड्यूल देने का मतलब है कि एक नोटिफिकेशन निकल आए ना कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से या प्रेसिडेंट से जी इस डेट को इलेक्शन होंगे। तो फिर आपको पता है पोलिटिकल एक्टिविटीज़ गेयर अप होती हैं, टिकट देने हैं पोलिटिकल पार्टीज़ ने, फिर आगे जलसे जुलूस, काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं इलेक्शन की। फिर लोगों के पास जाना है वोट लेने के लिए, उनको बताना है, अपनी कारकर्दगी बतानी है, या अपना जो भी आपका मंशूर होगा हर पार्टी का आगे आगे क्या करती है। वैसे तो लोग आपको पता है पिसे हुए हैं अभी तक, जो इस पिछले दौर में देखा है 2017 के बाद जो है या 2018 के बाद जो हालात आए हैं, फिर ये भी पिछले भी अगर आप 16 महीने देखें तो अवाम तो उसके बाद कुछ परेशान है माशी सूरत हाल से और महंगाई से। मैं जरा थोड़ा सा लोगों के अंदर बेचैनी तो खत्म हो के एक आगे वे फॉरवर्ड नजर आए, चले जो भी एटलीस्ट वो नजर अभी आ रहा है कि एटलीस्ट चलें कि मामला कुछ आगे बढ़ेंगे। सेनेटर हमायूं साहब, आप फैसला हो गया 8 फरवरी एटलीस्ट तय हो गई, इबहम ख़त्म हो गया, गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म हो गई। अब इससे आगे आप ये मामलात को किस तरह बढ़ते हुए देख रहे हैं? क्योंकि आपकी जमात अभी भी जद में है, पाबंदियों की जद में है, कुछ क्रैकडाउन अभी भी चल रहे हैं। तो आप समझते हैं कि मामलात आगे आपके लिए कुछ साजगार होंगे और आपके लिए फ्रीली जो पॉलिटिकल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो आप इंजॉय कर सकेंगे इलेक्शन तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जदून साहब ने काफ़ी डिटेल में बताया, लेकिन मेरा एक सवाल बनता है। मेरा सवाल बनता है सुप्रीम कोर्ट से। मेरा सवाल बनता है कि जब मार्च में प्रेसिडेंट ने एक डेट दी थी 2 असेंबलियों के इलेक्शंस की, 9 अप्रैल की डेट अनाउंस की, ठीक है। जब मेरा सवाल बनता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद भी डिसीजन लिया था कि ये इलेक्शंस होने चाहिए और इस लिहाज से होने चाहिए, तो वहाँ पे इस दफ़ा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर क्यों नहीं उठाया, सवाल क्यों नहीं उठाया? क्योंकि वहाँ पे जो आइन है उसकी एक सिवियर वायलेशन हुई है, और मैं ये समझता हूँ ये उस वायलेशन की एक वजह थी। अगर वो वायलेशन ना होती तो कभी चीज़ें एस्केलेट ना होती जिस लिहाज से हुई हैं, एंड इट एंडेड अप इन अ वेरी सोर इवेंट जो कि 9 मई को हुआ था। मैं ये समझता हूँ कि वो जो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी वो डायरेक्टली रिलेटेड है टू दैट इवेंट एज वेल। अच्छा, उसमें हम लोग क्यों ये कहें कि इन लोगों ने नहीं किया था? अब बात आ जाती है कि जैसे इन्होंने कहा था कि हमारे जो लॉ डिपार्टमेंट है, हमारे जितने भी हुकूमत के मिनिस्टर्स थे, उन सब लोगों ने पार्लियामेंट में और उसके अलावा आप ये सोचें कि लॉ मिनिस्ट्री कह रही है कि प्रेसिडेंट का इख्तियार नहीं है, उनके एडवाइस को वो कर रहे हैं। देखिए, प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, जब भी ये डिसीजन लेते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, वो हमेशा उनके पास उनकी एक टीम होती है जो आपको लीगल मैटर्स पे बताती है कि ये कर लो या नहीं कर लो। कल को आपको प्रेसिडेंट बना देते, मुझे बना देते, हम लोगों को क्या पता कि भाई इसकी क्या तशरीह होगी? तो हम अपने उन्हीं से पूछेंगे, गवर्नमेंट से पूछेंगे या लॉ मिनिस्ट्री से पूछेंगे, भाई इसके बारे में आप क्या कहते हो? जब लॉ मिनिस्ट्री मुझे कहती है कि जी आपका इख्तियार नहीं है, ये नया लॉ बन गया है उसमें, और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के लिहाज से जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी फैसला कर दिया जी अब जो भी पार्लियामेंट सुप्रीम है गलत लॉ बनाती है, ये सही बनाती है, लेकिन सुप्रीम है, बिल्कुल कर लिया। तो प्रेसिडेंट ने तो अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा इकदाम उठाया था। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा था आओ मिल बैठ के एक डिसाइड कर लेते। इलेक्शन कमीशन ने उनके साथ उस वक्त मिलने की बजाय उन्होंने एक एम्बेसडर के साथ मिलना ज़रूरी समझा, और आज
हमें ये पता चला है कि जो प्रेसिडेंट साहब करना चाह रहे थे वो एक बहुत अच्छा कदम था। उन्होंने बजाय डेट देकर एक तसादम की बजाय उन्होंने कहा आओ मिल बैठ के डिसाइड कर लेते। आज भी तो ये भागे भागे गए, जब एक डंडा पड़ा है सुप्रीम कोर्ट का तो सारे चले गए प्रेसिडेंट साहब के पास, वहां पे बैठ के डिसाइड भी कर लिया, एक दिन के अंदर डिसाइड कर लिया। अरे भाई ये पहले कर लेते तो क्या मसला हो जाता। देखिए अल्लाह ताला अपने तरीके से लोगों को इज्जत देता है, अल्लाह ताला अपने तरीके से लोगों को जिल्लत देता है। अल्लाह ताला ने प्रेसिडेंट साहब को का जो मकाम था वो बेहतर कर दिया कि भाई आपने उस वक्त सही डिसीजन लिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों ने उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की थी उनका क्या होगा। क्या हम हर कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन वाले शख्स को इसी तरह दरगुजर करेंगे? क्या पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की वजह से, और ये याद रखें अगर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन ना होती तो आज 1971 का वाकया ना होता, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन ना होती तो पाकिस्तान बहुत आगे तरक्की कर चुका होता। ये उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशंस है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान जहां बैठा हुआ है वहां बैठा हुआ है। एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन पैदा होता है, मैं जदून साहब से जरा कमेंट ले लूं, वकील हैं तो फिर सेनेटर साहब आपसे भी ये पूछूंगा कि जदून साहब ये मामला जो अभी पॉइंट आउट कर रहे हैं हुमायूं साहब भी, इसमें ये तो है कि अब ये वो 90 दिन की मुद्दत ख़त्म होगी। अगर हम 2007 के इलेक्शन देखें जो 2008 में होते, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद 40 दिन लेट हुए थे, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में फिर आप 270(b) अमेंडमेंट करनी पड़ी थी कि अच्छा वो टाइम फ्रेम के अंदर नहीं हो सके तो हमें एक तरमीम करनी पड़ी। इसी तरह 2002 के जो इलेक्शन हुए थे उनको भी, क्योंकि उस वक्त प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था और जनरल इदारा कौन सा जो है इदारा एक्शन लेता, किसके खिलाफ लेता है जी? कि केयर टेकर गवर्नमेंट तो 90 डेज के लिए आती है। अभी जिस तरह पंजाब और केपी में चल रही हैं तो उन्होंने ये वजूहत ये दी हैं कि उन्होंने असम्बली जी डिजॉल्व कर ली थी, ये क्यों डिजॉल्व करते? और उसमें पिछले इलेक्शन में एक सबसे बड़ी रीजन ये आ रही थी कि इसका सर्कल टूट जाएगा, न्यूट्रलिटी खत्म हो जाएगी कि अगर 2 असम्बलियों की अभी कराते हैं, मतलब अपनी अपनी राय है, इसमें मुख्तलिफ हो सकती है। हम कहते हैं नहीं कराएं न कराएं, तो इलेक्शन एक ही दिन होना चाहिए। तो अब देखें एक दिन का भी उन्होंने तमाम सूबों से इंक्लूडिंग ICT तमाम सूबों से भी कह दिया जी कि इलेक्शन अब जो है 8 फरवरी के होंगे और एक ही दिन होंगे। हुमायूं साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ, जरा पॉलिटिकल इसका एंगल जो है मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जो मैंने अभी स्टार्ट में भी कहा कि बिलावल भुट्टो साहब ने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया और कहा जी कि कौम को जो इलेक्शन का चांद नज़र आ गया तो मुबारकबाद देते हैं, लेकिन बाकी जमातों की जानब से कोई इतना पुरजोश किस्म का इसका खैर मकदम नहीं सामने आया है कि उनकी सेकंड थर्ड टीयर की लीडरशिप ने तो कुछ स्टेटमेंट आए हैं, लेकिन जो फर्स्ट टीयर लीडरशिप है उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। तो ये बुनियादी वजह क्या होती है? सियासी जमातें तो खुश होती हैं कि इलेक्शन अच्छा आ रहे हैं, अवाम में जाना है, हमने वोट लेने हैं, वापस अवामी नुमाइंदगी जो है कि वो बहाल होगी, पार्लियामेंट एक्टिव होगी, लोगों के मसाइल वहाँ पे डिस्कस होंगे। तो ये क्यों इतनी अभी आपको ज़रा खामोशी नज़र आ रही है? और फिर आपकी अपनी जमात की हिकमत अमली क्या होगी, क्योंकि अभी आपकी जमात भी बड़ी बिखरी हुई है। देखिए सबसे पहले तो मैं जो आपने जदून साहब से पूछा था, मैं देखिए अभी आर्टिकल 254 ख़त्म हो गया? नहीं ख़त्म हुआ ना। मुझे एक बात बताएं, आर्टिकल 254 दोबारा क्यों नहीं, वो उसके बेसिस पे क्यों नहीं डिले हो सकता? उधर ही है ना, आप उसका दोबारा वो कर लेंगे। आपने जैसे बड़े अच्छे पॉइंट आउट किए थे कि 2002 में और 2007 में 8 में जो चेंजेस होते हैं उसमें कवर किया था। इनको चाहिए था कि इसको कवरेज देते। ये 254 जो है ना, जस्ट बिकॉज अगर 254 की वजह से आप सारे काम डिले करें ना, 254 आपको कवरेज देता है। व्हाई डू यू हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 254 है ना, मतलब आर्टिकल 254 ना हो गया सेल्फ एक्सेल हो गया कि जो गंद करो उसको ये सफाई कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की, मैं क्या वो लफ्ज करूं, लेकिन उसका सत्यानाश माना है, आप 100 बिस्मिल्लाह मारो। ऑन टॉप ऑफ दैट जो इलेक्शन एक्ट है 2023, उसमें आपने इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया, गलत एम्पावर किया है कि वो डेट दे। उनको प्रेसिडेंट से पूछना चाहिए था। नंबर 2, आपने उनको एम्पावर कर दिया कि अगर वो किसी वजह से समझते कि इलेक्शन डिले होना चाहिए, वो सिंगल हैंडेडली डिसीजन ले सकते हैं। कर लो जो करना है, अगर इलेक्शन कमीशन चाहे कर लो जो करना है। ये वो वजूहात है जिसकी बेसिस पे
मैं ये समझता हूं कि मुझे जब तक इलेक्शन हो ना जाए मुझे यकीन नहीं आएगा। जब आप लोग कहते हैं ना कि मीडिया को कहा हुआ है कि भाई आप लोग वो करें, इब्हाम तो आप लोगों ने खुद क्रिएट किया हुआ है लेकिन आर्टिकल अभी तो 254 के तमाम लिहाज से। स्टेक होल्डर्स ने ऑन बोर्ड आकर, प्रेसिडेंसी है, फेडरल केयर टेकर गवर्नमेंट है, चारों सूबाई एडवोकेट जनरल से उन्होंने एश्योरेंस ली है, तो मेरा ख्याल अब तो नहीं मेरी होना बात सुने चाहिए। ना, एश्योरेंस लिए ना, एश्योरेंस लिए, आर्टिकल 254 उधर ही पड़ा हुआ है। नोटिफिकेशन भी उसके हो बाद गया, उसके बाद इलेक्शन का नोटिफिकेशन भी कर दिया उन्होंने। भाई नोटिफिकेशन कर दिया। मैं 2 हफ्ते पहले कह दूं कि यार इस वजह से, इन हालात की वजह से 3 बॉम्ब अटैक हो गए, फलाना हो गया, ये हो गया, हम नहीं करा सकते। आप बताओ, आप कॉन्स्टिट्यूशनली उसका क्या कर सकोगे? आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि जी ये तो इलेक्शन एक्ट पास हो गया, पार्लियामान सुप्रीम है, ये कर सकते लेकिन हैं। देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि अगर स्टेट ऑफ इमरजेंसी आ जाए, इकोनॉमिक इमरजेंसी या वॉर मुल्क में मुसल्लत हो जाए, सर जी मेरी बात उसमें भी तो सुनो, कुछ मेरी चीज़ें- बात सुनो। तो इस मार्च में केड़ी इमरजेंसी लगी थी? तो उस वक्त तो अभी कौन सी इमरजेंसी लगी है जो 2008 से ज्यादा प्रॉब्लम थी? 2008 में 450 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे पाकिस्तान में। 2013 में तकरीबन 350 450 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे पाकिस्तान में। उस वक्त तो कोई इमरजेंसी नहीं थी। दूसरा आपका सवाल था, आपने सवाल ये था कि ये बाकी लोग क्यों नहीं। देखिए मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध में सेफ है, अपरेंटली सेफ है। उनको पता है कि यहां पे हम सीटें निकाल जाएंगे। तो उनका जो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो उनके लिहाज से सेफ्टी मार्जिन में वो हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पता है कि वो पंजाब में कहीं नहीं है। आईपीपीस को पता है कि वो इतनी उनके साथ पैड़ी होनी है कि उनको समझ आ जाएगी कि क्या हो गया। जेयूआई को पता है कि वो केपी में किसी जगह नहीं है। जब इन सब लोगों को पता है, मुझे एक बात बताएं, जब आपको पता है कि आप नहीं आएंगे, आप क्यों इलेक्शंस के पीछे जाएंगे? किसी को सर्दी लग रही है, हालांकि उस शख्स को सर्दी लग रही है जो कहता था कि हम जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि कोई तितलियां उस पर चल नहीं सकेंगी, आज उनको खुद सर्दी लग रही है। तो चलो ये देखते हैं। अब मैं बात बताता हूं। एज ऑफ नाउ 2 केपी में 2 जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इजाजत मांगी है कि हम रैली निकालना चाहते हैं। दोनों जगहों पे उनको इजाजत नहीं मिली। वैसे आज लाहौर में मिल गया डीसी का बकायदा लेटर, आपका पीटीआई के सोशल पिछली बार भी जिस दिन ये इंपोर्टेड शख्स को आप लेकर आए थे, इंपोर्ट करके लेकर आए थे, ठीक है, एक कंटेनर के अंदर इंपोर्ट करके लेकर आए थे कि उनको कोई हवा ना लग जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, क्योंकि बहुत छुई मुई किस्म के नाजुक बंदे। एक ब्रेक लेने हमारे समय वापस आता हूं। एक मिनट है, वापस आने से पहले मुझे बात पूरी कर लेने दें, ठीक है। तो लाहौर में इजाजत पीटीआई को भी मिली हुई थी। पीटीआई के जो मीटिंग थी, कन्वेंशन थी, जो वर्कर कन्वेंशन थी, उसको रोक दिया गया था। उसमें लोगों को अरेस्ट कर दिया गया था और इनको फैसिलिटेट किया गया था। पीटीवी में इनका जलसा वो दिखाया जा रहा था। चले हम एक ब्रेक लेते हैं। जदून साहब, वेरी ब्रीफ कमेंट आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने भी फिर जाना है। ये मुझे बताइएगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन एक तरफ रख लेते हैं, लेकिन जो 14 मई के इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस पर अमल नहीं हुआ, क्या उस पर तौहीन अदालत लगाई जा सकती है या उसको भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा? नहीं, आप पता नहीं उधर मौजूद थे नहीं थे कि जब ये पहले केस टेकअप हुआ, उन्होंने कहा जी आपने अभी तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं मूव की। ये तो देखा ना, जो पिटीशनर थे जिन्होंने उसको मूव करना पड़ता है। उनको चाहिए था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है मूव करते कि 14 मई का ऑर्डर है, तो फिर वो देखते सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या एक्शन लेती है। अब देखे ना, आज आपको नहीं पता है, इसमें एक पिटीशन पकड़ी गई है जो गुमनाम थी। उन्होंने कहा जी मुनीर कौन है, तो आगे से जी कोई बंदा उसका जवाब ही नहीं देने वाला, कहता है जी कोई लाहौर का बंदा है। उन्होंने कहा जी आपने बंदे से कांटेक्ट किया, तो बाज़ को ऐसी प्रॉक्सी पिटीशन आ जाती हैं, तो फिर उसके लिए बड़े प्रॉब्लम बनते हैं कोर्ट के लिए भी। तो इनको चाहिए था कि जब 14 मई का वो ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, चलो आगे होता है ना, होता तो ये अपना फर्ज तो पूरा करते ना, ये पिटीशन फाइल कर देना चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस इसी मामले के जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है पाकिस्तान में 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। Active Life
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में बातचीत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज बिल आखिर ये तय पा गया कि 8 फरवरी 2024 को मुल्क भर में आम इंतखाबात होंगे। इन इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान पीस पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि कौम को मुबारक हो कि इलेक्शन का चांद नज़र आ गया, लेकिन बाकी बड़ी जमातों के जो कायदीन हैं उनकी तरफ से अभी रिस्पांस नहीं आया। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हम ब्रेक से पहले कुछ इसके कॉन्स्टिट्यूशन लीगल पहलू बातचीत कर रहे थे। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ ही हैं स्टूडियो में और इनको अभी ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर उसामा फजल साहब जो PMLN से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। आपकी पार्टी की लीडरशिप की तरफ से कोई अभी इलेक्शन को खैर मकदमी तैयारियां हो रही हैं। आपने 10 तारीख अपनी टिकटों के हवाले से भी फाइनल किया हुआ है, दरख्वास्तें भी तलब कर ली हैं, लेकिन इलेक्शन के जो डिसीजन हुआ है तारीख उस पर कुछ खामोशी नज़र आ रही है। इसकी ख़ास वजह या आप समझते हैं कि ठीक है गुड डिसीजन, ये सही डिसीजन हुआ है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और ये जो आपने बात की है पार्टी के हमारे बयानी के हवाले से और इलेक्शन डेट की अनाउंसमेंट के हवाले से, इसमें यह है कि हम लोगों ने ऑलरेडी मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जिसने ऑलरेडी इलेक्शन के मद्देनज़र रखते हुए अपनी तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। हमने पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिए हैं। हमने एप्लीकेशन जो कैंडिडेट्स के लिए जो एप्लीकेशंस हैं वो हमने अपने कैंडिडेट से, पोटेंशियल कैंडिडेट से मांग ली हुई हैं और उस हिसाब से हम अपनी तैयारी मुकम्मल किए हुए हैं। रही बात खैर मकदमी जो एक है बयान की या हमारी लीडरशिप की तरफ से किसी बात की, तो वो भी इंशाल्लाह मेरे ख्याल में अब आज श्योर क्योंकि हो गया और क्लियर हो गया कि 8 फरवरी इंशाल्लाह ये इलेक्शन का दिन होगा, तो ये भी इंशाल्लाह जिस तरह आप इंशाल्लाह कल तक मैं समझता हूँ कि ये अपडेट भी आ जाएगी। लेकिन इलेक्शन की तैयारी हमारी उस हिसाब से मुकम्मल है और इंशाल्लाह हम अपनी जो हमने माजी में ये देखा उसामा साहब के मियाँ साहब हमेशा ये कहा करते थे जी कि एक दिन भी इलेक्शन लेट नहीं होना चाहिए 90 दिन से आगे, और उसके ऊपर बड़ा उनका जो स्टेटमेंट्स होते थे बड़े ज़ोरदार किस्म के होते थे, पब्लिक में उसकी बड़ी पिज़राई होती थी। लेकिन इस दफ़ा अगर इलेक्शंस को देखें, KP या पंजाब को देखें तो 390 दिन के बाद इलेक्शन होंगे, और अभी मरकज़ में सिंध बलूचिस्तान को देखें तो ये 90 डेज़ की बजाय 93 डेज एक्स्ट्रा जो है कि इसमें लिए जा रहे हैं। और आज भी जब अनाउंसमेंट हो रही है तो वो 90 डेज़ के अंदर की नहीं है, 97 डेज़ के अंदर की अनाउंसमेंट हो रही है। आप बैरिस्टर भी हैं, कानून आइन को भी समझते हैं, तो आप नहीं समझते कि इसके अंदर अभी भी अगर डिसीजन होता तो एटलीस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स हैं या पोलिंग स्कीम प्रोसीजर है कि 54 दिन होता है, अगर 5 दिसंबर की कंप्लीट हो रही है तो ये जनवरी के मिड तक जो है हो जाने चाहिए थे, रादर देन कि उसको फरवरी में लेके जाते। जी, इसमें यह है कि क्योंकि जो इलेक्शन की अनाउंसमेंट है या इलेक्शन के जो मामलात देखने हैं वो इलेक्शन कमीशन का काम है, और क्योंकि आपको पता है कि डीलिमिटेशन और उससे पहले मरदमशुमारी हुई है और वो ये डिमांड करती है कि अगर मरदमशुमारी आप एक सेंसस हो गया है तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ आपको डीलिमिटेशन हल्कों की और सबकी करवानी पड़ती है। तो मेरे ख्याल में ये इलेक्शन कमीशन का ही काम था, और इलेक्शन कमीशन ने जब रेडी होना था तभी हमें इलेक्शन की डेट मतलब हमें मिलनी थी इलेक्शन कमीशन से। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि अगर मैं अपनी पार्टी के हवाले से बात करूं तो हमने तो कभी भी इस चीज़ को नहीं समझा, और जिस तरह आपने भी कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब और हमारी लीडरशिप तो पहले से ही इस पेज पे थी कि हम लोग बिफोर टाइम या एटलीस्ट ऑन टाइम इलेक्शंस करवा लें। लेकिन वो क्योंकि मामलात इलेक्शन कमीशन ने देखने थे और उन्होंने बताना था कि वो ये फिजिबल भी है कि नहीं, तो फिजिबिलिटी पे जब अब फिजिबिलिटी मेरे ख्याल में अब बन रही है, 30 नवंबर तक डीलिमिटेशंस के मामलात भी फाइनल हो जाएंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम इलेक्शंस में चले जाएंगे। हुमायूं साहब आपकी तरफ आता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कल जो प्रेस मीडिया से जो गुफ्तगू की, जब ऐवान सदर से भी एलामिया आ गया कि इत्तफाक राय हो गया 8 फरवरी का, तो उसमें चेयरमैन PTI के बारे में कहा कि कॉलेज के ज़माने में उनको आइडियलाइज करते थे और तहरीक इंसाफ को एक मकबूल जमात भी उन्होंने तस्लीम किया, और ये भी कहा कि बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान होगा। तो ये इंडिकेशंस आप क्या समझते हैं कि जो पिछले 3-6 महीनों के अंदर बिलखसूस 9 मई के बाद जो PTI के साथ जो हुकूमती रवैया था, आप समझते हैं कि अब जब शेड्यूल आ जाएगा तो उसके बाद, क्योंकि हमें ये बहुत सी साउंड्स मिल रही हैं हुकूमती हलकों के अंदर से कि जी एक दो शेड्यूल अनाउंस हो गया तो उसके बाद फिर तमाम सियासी जमातों को इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब जो लीगल प्रोसेस चल रहा है अदालतों के अंदर वो तो चलेगा, लेकिन अदर देन कुछ नहीं होगा। तो आपको फील कर रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसी आगे चलेंगी?
देखिए, सबसे पहले मैं इससे पहले वो पिछले सेक्शन जहांगीर में जदून वो- साहब ने एक कमेंट किया था कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिहाज से कि फाइल कर दे। मुझे आज तक ये बताएं, इससे पहले जब भी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है किसी ने फाइल किया? कोर्ट खुद कहती थी ये हमारा कॉन्टेम्प्ट है, ऑर्डर पे अमल नहीं ऑर्डर हुआ। वो करके वो करती थी। तो इस दफा उनको क्या हो गया है? देखिए, यहाँ पे हर जगह पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पे एक बायसिज्म नजर आ रही है या नहीं, और बताएं बज़ाहिर नजर आ रही है। ठीक है। नंबर 2, बिल्कुल उसामा साहब ने सही बातें की हैं, बैरिस्टर है, मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से मियाँ साहब को वापस लाया गया है, PLD ये नवंबर 2022 में जज साहब ने लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा था कि जो एब्सकॉन्डर होता है, जो कोई भी होता है, वो राइट ऑफ जो होता है ना वो अपील वो surrender करने तक नहीं उसको मिलता उसको नहीं मिलती, ना उसके लॉयर को मिलती है जब तक वो जेल में सरेंडर ना हो, फिर वहां से करते हैं। लेकिन जिस तरीके से लाया गया है उस लिहाज से, फिर अभी इन्होंने खुद कहा है, अभी हम बहस कर रहे थे कि इन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन करेगा। ये याद रखिए कि अमेंडमेंट इन लोगों ने इलेक्शन एक्ट 2017 में 3 चीजें लेकर आए। एक्ट आर्टिकल 57, आर्टिकल 58 और आर्टिकल 232 में इन लोगों ने अमेंडमेंट लेकर आया। जो 57 में वो ये कि इन्होंने सारे इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिए जो नहीं देने चाहिए थे। उसके बाद इन्होंने 58 में ये कर दिया कि इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त रीस्केड्यूल कर सकता है इलेक्शन को। तो अगर इलेक्शन कमीशन को आपने ये इख्तियारात दे दिए, रीस्केड्यूल कर सकता है, आप बताएं उसको रोकोगे कौन? कौन रोकेगा? कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट वाले कहेंगे कि जी पार्लियामान सुप्रीम में हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग पाकिस्तान के साथ क्या खलवाड़ कर रहे हो? और उसके बाद आर्टिकल 232 जो है उसको आपने टोटल पर्सन स्पेसिफिक कर दिया है। मैं ये देखने चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया था, सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को लार्जर फुल बेंच करे, जो भी करे, अगर नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, लेकिन आई वुड लाइक टू सी कि वो किस तरीके से रिट्रोस्पेक्टिवली उसको कर सकते हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जो लॉयर्स होते हैं वो नॉर्मली अपना सारी कंसंट्रेशन इस चीज़ पे निकाल देते हैं कि हम बैकडोर चैनल इस आर्टिकल में से कैसे, जैसे 254 है, जो मर्जी गलत काम कर लो, 254 है ना, ठीक है। अब बात आ जाती है कि आप कहते हैं कि ये जब इलेक्शन हो जाएगा, मुझे अभी भी टू बी वेरी ऑनेस्ट पिछले 10 महीनों में जिस तरीके से केयर टेकर गवर्नमेंट, जिस तरीके से ये पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट, जिस लिहाज से इन लोगों ने जो हरकतें की हैं, जिस लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशंस की है, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शंस टाइम से हो जाएंगे। अगर हो जाए बड़ी अच्छी बात है। नंबर 2, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहली बार बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तो आपकी जमात की मकबूलियत को तस्लीम कर रहे हैं, मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, इमरान खान को पाकिस्तान में किसने आइडियलाइज नहीं किया? किसने नहीं किया? किसने नहीं किया? मुझे एक बंदा बता दे जिसने अपनी जिंदगी में इमरान खान को स्पोर्ट्समैन करते थे, सियासतदान में बहुत इख्तिलाफात हुआ। नॉट ओनली एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है, हर लिहाज से किया, एज अ पर्सनालिटी, एज अ स्टारडम, हर लिहाज से किया। हाँ, पॉलिटिकली उसकी मुखालफत क्यों है? क्योंकि वो चैलेंज कर रहा है, उनकी पावर्स को चैलेंज कर रहा है। अरे हम कैसे मान सकते हैं उस बंदे को जो मेरी पावर को चैलेंज कर ले? साले इसको तो रगड़ दो, वो रगड़ा जा रहा है। ये सारी चीज हो रही है। अब क्या हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्या हमें लेवल प्लेइंग फील्ड को छोड़ दे? क्या हमें यह इजाजत होगी कि हम लोग जहां हम लोग कन्वेंशन बुलाना चाहते हैं या जलसा करना चाहते हैं, क्या हमारी जो भी लीडरशिप इस वक्त बाहर है या जो लीडरशिप 9 मई में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, क्या उनको इजाजत होगी? क्या हमारे टिकट्स हम जिनको देंगे उनको ये वो जो नामालूम अफराद के लिहाज से होगा? मैं सवाल पूछता हूं, आज जितने भी FIR कटे हुए हैं उन लोगों को बुलाए ना जिन्होंने PTI के लीडरशिप के ऊपर FIR काटी हुई है, उनसे पूछे वो कौन लोग हैं। अब पता तो चले हमें कि हमारे ऊपर FIR किसने काटी है, आदम खान में किसने काटी है, मियां वाली में किसने काटी है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जा रहे हैं उनको तो इजाजत मिल रही है ना। देखिए, अगर क्राइटेरिया ये है तो हम सारे पाकिस्तान के इंसाफ के इंक्लूडिंग इमरान खान को कहते थे कि जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। फिर ये मुझे बता दें कि 9 मई का वाकया किसने किया? अगर सारे देंगे तो फिर करेगा कौन? वो तो कोई जवाब देगा। ये बात नहीं है। बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने इस आइन के साथ जो खिलवाड़ करते आ रहे हैं और हमारी हिस्ट्री रिच है इस चीज के साथ,
हम लोगों ने इसी आइन को पामाल करते हुए इसी सुप्रीम कोर्ट ने जहां पे ये कह रहे थे कि हम फलाने शख्स को नहीं मानते, मैं उसको प्रेसिडेंट नहीं मानता, मैं उनको ये नहीं करता, हमने वहां से ही देखा है उन्हीं लोगों ने लीडरों को कत्ल भी किया, वो जुडिशियल मर्डर किया। उन्हीं लोगों ने उसी जगह से लोगों ने इन लोगों को वेरीफाई किया है। मैं इसको एक चीज को मजीद आगे इसलिए ये बढ़ा रहा हूं कि जहां पे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे, आइन को रोंदा गया, कोई शक नहीं है, पार्लियामान ने हमेशा उसको इंडोर्स भी किया। हम अगर 270, 278, 270AA, 270B, 270B देखें तो ये सारा यही मामला था। लेकिन वही हो रहा है, अभी इससे जो आगे जाने वाली बात है, बैरिस्टर उसामा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि नो डाउट कि ये जो सारा पिछले 3-6 महीनों के अंदर हुआ, जितनी तरमीम की गई, सुप्रीम कोर्ट ने अब बिल आखिर इलेक्शन कमीशन को कहा, भी आप बात कर रहे थे आर्टिकल 57 की जी कि उनके पास ये पावर्स थी इलेक्शन डेट देने की, लेकिन उनका नहीं, ये प्रेसिडेंट का इख्तियार है। और प्रेसिडेंट ने क्यों नहीं दिया? प्रेसिडेंट को देना चाहिए था। फिर इलेक्शन कमीशन को भेजा कि आप प्रेसिडेंट के पास जाएं, मुशावरत करें, डेट करें, और बिल आखिर जो मुशावरत हुई इसमें जो प्रेसिडेंट साहब ने 8 की, 11 ECP ने और प्रेसिडेंट दी, ये चीज़ें हो गई। अभी आप ये क्या समझते हैं कि जब मामलात आगे जाएंगे, इलेक्शन होते हैं, पार्लियामान आती है, ये जो सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस हुआ है पिछला इस सारे इलेक्शन के अंदर, 90 दिन में तो कोई एक इलेक्शन नहीं हो रहा, इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इंडोर्समेंट करनी पड़ेगी, जैसे 2008-2002 के इलेक्शन को करना पड़ा, 270B, 270BB, या आप समझते हैं कि 254 जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल है, अच्छा कोई चीज़ देर हो गई तो उसको उसके अंदर कवर दे दिया जाए? आपकी इस पर क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने अब ये बात की है आर्टिकल्स की और मतलब इंडोर्समेंट की बात की है, तो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ मतलब बावर करवाई है कि जैसे अब ये एक फिजिबिलिटी की बात थी कि इलेक्शन इतने टाइम में करवाया जा सकता है या नहीं करवाया जा सकता, और मैं समझता हूँ ये किसी भी सियासी पार्टी का इख्तियार नहीं होता कि वो डेट दे। इलेक्शन कमीशन एक बॉडी इंटैक्ट है और उन्हीं का ही काम है कि उन्होंने अपनी फिजिबिलिटियाँ बना के, अगर सेंसस हो रहा है तो सेंसस के प्रोसेस को कंप्लीट करके, उसके साथ जो बाय डिफॉल्ट प्रोसेस है डिलिमिटेशन का, उसको कंप्लीट करके उन्होंने वो फिर ही इलेक्शन की तरफ जाया जा सकता है। इससे पहले कोर्ट्स में भी जब लोग जाते रहे हैं और इलेक्शन की ये 90 दिन में इंप्लीमेंटेशन की बात करते रहे हैं, तो कोर्ट्स ने भी काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को ये बात की कि ये काम इलेक्शन कमीशन का है, और अगर वो डिलिमिटेशन के प्रोसेस में चले गए हैं तो वो जब तक नहीं फाइनलाइज हो सकता तब तक इलेक्शंस की तरफ नहीं जाया जा सकता। तो मैं ये समझता हूं कि ये तो मतलब बिफोर हैंड होगी ये बात कि जब पार्लियामेंट बनेगी नहीं और इलेक्शंस के बाद इसको किस तरह इंडोर्समेंट मिलेगी, वो जब वो तो मतलब तब देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल तो यही है कि ये सब कुछ मेरे ख्याल में किसी सियासी पार्टी की, आप ये समझते हैं कि कोई ऐसा खदशा नहीं है कि इलेक्शन किसी वक्त दरमियान में भी इलेक्शन कमीशन के हालात ऐसे आ गए हैं, कोई इमरजेंसी आ गई है, इकोनॉमिक इमरजेंसी आ गई है, ऐसे कि ये रीशेड्यूल हो? आप समझते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन? मैं जी 100% ये समझता हूं कि ये इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएगा। और मुझे ये चीज़ मतलब मेरे लिए बड़ी मज़ाका खेज़ है ये चीज़ कि मुझे 20 तारीख तक भी कुछ लोग ऐसे हमारे दोस्त थे जो कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क में वापस नहीं आ रहे। मीडिया पे आप लोग भी, हम सब भी देखते थे कि लोग यहाँ पे आपस में एक दूसरे के साथ मतलब शर्तें लगा रहे होते थे और इस तरह के मामलात हो रहे होते थे कि जो इस चीज पे बड़ा एक वो स्टॉन्च उनका बिलीफ था कि मियां नवाज शरीफ इज नॉट कमिंग बैक, ही केम बैक ऑन द गिवन डेट। और इसी तरह आई थिंक कि इलेक्शन 8 फरवरी का इलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, पॉजिटिव नोट के साथ हमें ये बात करनी चाहिए, मायूसी नहीं फैलानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे तो बातचीत को मज़ीद आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बातचीत हम करेंगे कि पाकिस्तान में 8 फरवरी की इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है और हाफिज़ एहसान खोखर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर वकील हैं। बहुत शुक्रिया खोखर साहब तशरीफ़ लाने का। और इनके साथ हमारे साथ बैरिस्टर उसामा फजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका तल्लुक़ है, स्टूडियो में मौजूद है। खोखर साहब, एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब यकीनी तौर के ऊपर हमें ये यकीन रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वफाक ने भी, ऐवान सदर ने भी, इलेक्शन कमीशन ने भी और तमाम सूबों ने भी यकीन दहानी कराई है कि वो इस डेट के अंदर अब तब्दीली नहीं करेंगे और 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे। और हमें इस यकीन दहानी के ऊपर यकीन करते हुए इसी उम्मीद के साथ तमाम मामलात को आगे लेकर चलना चाहिए। एक जो बड़ा अहम सवाल है वो जो बार बार हमारे जहनों में आता है कि दोनों मामलात में
पंजाब केपी का मामला हो या अभी सिंध बलूचिस्तान इसका मामला हो, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे। पंजाब केपी में 390 दिन के बाद होंगे, 8 फरवरी की जब डेट जनवरी से अभी लेकर आते हैं। और नेशनल असम्बली और सिंध बलूचिस्तान अगर आप देखें तो ये 183 डेज के बाद हो रहे हैं, मतलब 90 से डबल ऑलमोस्ट ये हो चुका है। अब क्या ये 254 के तहत इसको कवर किया जाएगा, या जैसे 2008 के इलेक्शन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद 40 दिन लेट हुए थे, और 2002 के इलेक्शन जो परवेज़ मुशर्रफ के जो ऑर्डर था, इलेक्शन ऑर्डर, उसके तहत जो हुए थे, तो फिर इनको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया गया था 270BB और 270B के तहत दिया गया था। तो क्या आप समझते हैं कि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी? अदरवाइज ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुई है, ये आइन शिकनी के जुम्रे में, जो बार बार सुप्रीम कोर्ट में भी कहा जा रहा था कि सदर साहब ने आइन शिकनी की या इलेक्शन कमीशन ने की हो, तो इनको आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तो ये मामला किस तरफ जाता देख रहे हैं? खालिद भाई, दोनों केसेस को ज़रा सेपरेट कर लेते हैं। पंजाब का और केपी के को अलहदा कर लेते हैं, और बाकी जो है आपका बलूचिस्तान, सिंध और नेशनल असम्बली जो है उसको अलहदा कर लेते हैं। अब जब हम पहले में बात करते हैं जो नेशनल असम्बली का है, तो नेशनल असम्बली का आज के दिन तक कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं है। वो इस वजह से नहीं है कि आपके जो 224 के नीचे 90 दिन थे, वो उस वक़्त स्टार्ट होने थे जब आर्टिकल 51(5) जो है उसके अंदर जो 120 दिन का प्रोसेस था वो मुकम्मल होना था, और वो प्रोसेस आपने इनिशिएट किया हुआ था आर्टिकल 53 के नीचे जो आपकी CCI थी। अब आप ये देखें कि गलती कहाँ पे हुई है इस सारे प्रोसेस के अंदर, जिसकी वजह से ये आया है कि मिसट्रस्ट आया है, मिसकम्युनिकेशन आई है, लोगों ने आईब्रोज उठाई हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ गए हैं, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ भी आई है, उसके अंदर हमने विम्स डाले हैं। वो ये है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन से उनका प्रोएक्टिव रोल नहीं था, और स्पेशली हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पता था कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से 51(5) का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट किया जा रहा है, उसी वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज की तरह डेट दे देनी चाहिए थी, और उस वक्त वो प्रेसिडेंट के पास जाते और उन्हें ये कहते कि सर 51(5) जो है उसके नीचे प्रोसेस जो है वो 17 दिसंबर को मुकम्मल होगा, उसके बाद 224 के नीचे 90 दिन का आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये है कि अगर 58(1) के नीचे जो है वो असम्बली को डिसॉल्व किया जाता है तो उसके अंदर इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। अगर 58(2) की तरफ जाता है तो आर्टिकल 48(5) है। लेकिन मैं ये समझता ये हूँ कि चूंकि आप हेड ऑफ स्टेट हैं और हेड ऑफ स्टेट के ऊपर मेरी कंसल्टेशन जो है उसको बरकरार रखते हुए किसी सूरत, और उसके बाद ये है कि प्रेसिडेंट ऑफिस का भी जो रोल था वो एक कंफ्यूजन वाला रोल था। अगर प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस डे 1 के अंदर एक्टिव करता कि नहीं जी मैंने ये डिसॉल्व की है, मैं इसके ऊपर डेट देता हूं, तो वो बात आगे नहीं जानी थी। उसकी वजह आगे फिर इनकी एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी। दोनों ने अपनी पैराडाइम्स बनाई हुई थी। कभी इतने बड़े काम के लिए इस तरह के लेटर्स नहीं डाले जाते। लॉ मिनिस्ट्री तो तीसरी स्टेज आ गई ना, वो तो तीसरी स्टेज आई ना। पहली स्टेज प्रेसिडेंट की थी, प्रेसिडेंट बैठ गया, और आपने देखा कि जो आज या कल की प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ने कैरेट एंड स्टिक की हैं। एक तरफ वो आर्टिकल 6 भी दिखाते थे कि जी अगर वो साहब थे तो कहां वो बैठे हुए थे जब ये 9 अगस्त को आई थी, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को भी कहते थे भी आप क्यों अपनी जगह बैठे, जाएं उनके पास वो जाएं, और अगर नहीं जाएंगे तो फिर हम बैठे हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो रोल प्ले किया है वो एक मीडिएटर का किया है, फैसिलिटेटर का किया है, और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और एडजुडिकेटर का नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट आज फिर इस झगड़े में पड़ जाती कि जी सदर का इख्तियार है या इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, नंबर 1 ये बेंच टूटना था, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर ये 5 में जाना था, फिर नोटिस होने थे, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफिस, और फिर वही मुंह शगाफियां जो थी वो उसके अंदर आनी थी, जिसका रिजल्ट ये निकलना था कि 15, 20, 25 दिन ये प्रोसेस जो है वो और आगे चलना था। इलेक्शन कमीशन को जो करना चाहिए था ना उसने किया, ना प्रेसिडेंट ने किया। और उसके बाद जो पिछली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उन्हें भी एक्टिव इस चीज का लेना चाहिए। तो ये दरखास्त तो उनके दौर की आई हुई है ना, कि जब ये आई थी बिठाते बुलाते भी। बात ये है 51 भी एक तरफ है, 153 भी एक है, आपका वो सारी चीजें, लेकिन उनके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया गया था। 15 मई को आपने देखा शायरी दस्तूर पे जो कुछ हुआ, हुकूमती इदारे सारे मिलकर। फिर एक और चीज देखें ना, आज हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि कोर्ट ने वो एजुकेशन की तरफ नहीं गए, फैसिलिटेटर की तरफ गए। अच्छा, उस वक्त हम ये कहते थे कि अदालत का काम फैसले करना है, पंचायत लगाना नहीं है। हम उस वक्त ये मैं आपको चीज बताऊं खालिद भाई, दुनिया के किसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी लंबी लंबी हियरिंग्स नहीं होती,
1 2 3 हेयरिंग्स। आप मुझे बताएं कि जो पिछली गवर्नमेंट ने असेंबली को डिसॉल्व किया था उससे लेके आज तक क्या पाकिस्तान के हर जर्नलिस्ट, हर पढ़े लिखे आदमी को, एक आम आदमी को नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर किसी के खिलाफ वकील बन गया अब तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहते हैं अगर किसी के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई है उसको किसी तरह स्ट्राइक नहीं कर सकते, उस प्रोसेस को फॉलो होना चाहिए। उसके बाद आया कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आना चाहिए, जो 63A वाला इशू आया। नंबर 3 उसके अंदर इशू ये आया कि पंजाब के अंदर ये इलेक्शन नहीं थे, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए थे। अगर जो नहीं करवाता तो उसको आप पकड़ते, उसको लेके आते कि जिस तरह आज प्रोसीडिंग्स आई है। उसके बाद आपका अगला जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स का एक मामला आया। आपने देखा कि 9 मई वाला इंसिडेंट, आज भी हम उसी जगह खड़े हुए हैं, बावजूद इस चीज के आज कल में जाके चलान पेश मैं हुआ, आपको 6 महीने वो के इसलिए आया ना, वो इसलिए आया कि आप देखें कि आपकी एक 50 साल की एस्टैब्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंसी उसको आपने छेड़ा और छेड़ के कहा कि नहीं जी सिविलियन, दुनिया के किस मुल्क के अंदर मिलिट्री लॉज की वायलेशन हो तो सिविलियंस नहीं आते। आपने 9 मई की बजाय जो है वो सारे का सारा जो अम्ब्रेला लगा हुआ था आपका मिलिट्री लॉज का, आपकी नेशनल सिक्योरिटी भी गए, आपका एस्फिनिज भी गया, उसके बाद आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी गई, आर्मी के जो खिलाफ खड़ा हुआ वो भी आप गए, और आपने एक ज्यूरिस्प्रूडेंस को छेड़ा और किया इस तरह कि अटॉर्नी जनरल के खाते के अंदर डाल के आपने कहा इसको नहीं करना, और रिजल्ट्स क्या निकला कि सारा कुछ गया। फिर आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर देखें, एक अच्छी लेजिस्लेशन थी जिसका मकसद ये था कि चीफ जस्टिस जो है उसकी अनब्रिडल्ड डिस्क्रिशन नहीं आनी चाहिए, और उसको आपने देखा कि हमने प्रोस्पेक्टिवली उसको छेड़ा और उसके नीचे बेंच। आपको पता है कि जो पंजाब की जो जजमेंट आई है वो कब आई है? डिटेल्स वाली वो 31/8 को आई है। मुझे ये बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एकेडमिक डिस्कशन के लिए वो से चाहिए जल्दी होने चाहिए? अच्छा, मेरा वो नुक्ता रह जाएगा जिस नुक्ते पे हमने स्टार्ट लिया था कि क्या ये 254 के तहत इसको कवर मिल जाएगा जो डिले हुआ, या आप समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी पड़ेगी? जो ना 254 के नीचे भी जो वैलिडेशन है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उसमें तो नहीं होगी ना? नहीं है। अब इसके अंदर ये है कि आपके जो 3 हैं, नंबर 1 आपका ये है कि जो आपका है केपी सॉरी इसका बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, उसके अंदर हम उसी पैरामीटर्स के अंदर हैं। अब जो दूसरा उस चीज के अंदर आ गया है वो ये आया है, चूंकि ये सारी कंट्रोवर्सी जो थी ये स्टार्ट हुई थी कोर्ट से। कोर्ट ने आपको पता कि जी वो पहले वो नहीं डेट देता तो अच्छा प्रेसिडेंट दे दे, प्रेसिडेंट नहीं डेट देता तो इलेक्शन कमीशन दे दे, और 31/8 को किया। 31/8 के अंदर जाके जब आपने डिटेल रीजनिंग दी तो उससे पहले आपकी 9 वाली जो असेंबली थी वो नेशनल और वो टूट गई, और इस वजह से पूरे मुल्क के अंदर एक आ गया। अगर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए, इस सारे कंटिन्यूटी प्रोसेस के अंदर जो है ऑन द सेफर साइड, तो आप 254 टू द एक्सटेंट ऑफ उसका पंजाब और केपीके की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये उस वक्त भी ज़रूरत नहीं है कि जब वो एक प्रोसेस सारा ट्रिगर होना था, और उसने तो ट्रिगर ही नहीं किया आपके केपीके गवर्नर ने, वो तो लेके ही बैठ गया। हाँ, तो ये वो मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रोएक्टिव है। अगर पिछले चीफ जस्टिस साहब प्रोएक्टिव होते, अर्ली डिसाइड होते, फुल कोर्ट बनती ना, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट इतनी कंट्रोवर्शियल होती, ना वो बाहर जलसे होते। पंजाब केपी के केस में तौहीन अदालत लग सकती है? नहीं, किसी देखिए ना आज वो मामला आया ना, जैसे केपी नहीं सर, आज खालिद भाई आया ना तो उन्होंने कहा कि जब वो जजमेंट आ गई थी तो किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल की, किसी ने फाइल ही नहीं की। अदालत खुद भी तो कर सकती है ना। अदालत के पास, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इंप्लीमेंटेशन का इख्तियार नहीं है, ये आपकी हाई कोर्ट्स के पास पिटीशन आनी चाहिए, सिर्फ पिटीशन आनी चाहिए, आपको एप्लीकेशन देनी। मैं जो समझा इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर जो सारे हुआ है, हर शख्स जानता था कि हमारा लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लेकिन हर शख्स उससे अवॉइड करना चाहता था, चाहे आपके जो फैसला करने वाले थे, चाहे जो आपकी गवर्नमेंट थी, चाहे आपके ये इंस्टीट्यूशन से, और उसका सफरर कौन हुआ है? उसका सफरर पाकिस्तान का आम आदमी। लेकिन कहीं शायद ये भी एक अंडरस्टैंडिंग पाई जाती थी कि जो बिटरनेस बहुत ज्यादा है पोलिटिकली, उसमें कहीं तमाम जो प्लेयर्स हैं उनको टाइम भी दिया जाए, उनको पोलिटिकल सिस्टम के अंदर इन भी किया जाए, और उसके बाद अगर इलेक्शन की तरफ जाया जाए, क्योंकि हमें जो है कि आज से 3 महीने 6 महीने पहले लोग कहते थे जी कि फरवरी के मिड में इलेक्शन नहीं, वो इसलिए कहते थे ना, मैं अब आपको चीज बताऊं तो कीजिएगा, फिर मैं बैरिस्टर साहब से भी रियलिस्टिकली ये है कि अगर आपकी गवर्नमेंट पीछे चले जाए, फर्ज किया ये तय था कि जो पिछली गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे वो अर्ली रेजोल्यूशन नहीं चाह रहे थे,
अर्ली डिसोल्यूशन का मतलब ये है कि ये जो 2-3 दिन वाली टेक्निकल है ये नहीं, उससे पहले नहीं चाह रहे थे। हर शख्स को पता था आज से 6-8 माह पहले कि अगस्त की 11 को मियाद पूरी होगी, और जब मियाद पूरी होगी तो जो इनसाइडर थे उन्हें ये पता था कि अगर हमने सेंसस को नोटिफाई न किया तो फिर हमने प्रोविजनली जो 19th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की थी 2018 के इलेक्शन के लिए, फिर हमें एक और अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, और वो हमारे पास अक्सरियत ही नहीं है। आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर भी वो अक्सरियत नहीं थी और सेनेट में भी नहीं थी। वो सारी चीजों का पता था, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो आज हुआ है वो बड़ा अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा रोल किया। अब ये है कि ना हमें बात करनी चाहिए कि इलेक्शन कब इलेक्शन होगा, इलेक्शन प्रोसेस की तरफ जाना ये चाहिए। 2 चीजें रह गई हैं। पाकिस्तान के अंदर हर शख्स को ये श्योर होना चाहिए कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा। पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मौका मिलना चाहिए, वो इलेक्शन के अंदर जाएं, और उसके बाद अगर वो जीते वो हुकूमत करे, और जो हारे वो इस सारी चीज को रिस्पेक्ट करे। और आगे से एक चीज बताएं कि मियां साहब कब से इलेक्शन कैंपेन करने जा रहे हैं और पब्लिक में कब जा रहे हैं? जी, मियां साहब के हवाले से अगर बात की जाए तो मियां साहब ने अपना जो एक मीटिंग का सिलसिला है वो शुरू कर दिया है जाती उमरा में, और उस सिलसिले में उन्होंने रीजन वाइज जो है अपने पार्लियामेंटेरियंस को या जो पोटेंशियल टिकट होल्डर्स हैं उनको इनवाइट करना शुरू कर दिया हुआ है, ताकि उनके जो एक मतलब इतने अरसे बाद वो वापस आए हैं तो एक मुलाकात इंट्रोडक्टरी दोबारा से या री इंट्रोडक्टरी कह लें वो शुरू हो चुकी है। थैंक यू बैरिस्टर उसामा फजल साहब और हाफिज एहसान खोकर साहब। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।